जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्डर का नाम सुनते ही जहनों के अंदर इस तरह की बातें आती हैं कि हमारे खूबसूरत सा घर हो, खूबसूरत सा सपना होता है कि एक अच्छा सा घर हो और हम उस पर इन्वेस्ट करके इंसान अपने पूरी ज़िंदगी की कमाई को एक पाई खर्च करके एक आशियाना बनाने की कोशिश और जद्दोजहद में लगा रहता है। हमारे पास एक रिपोर्ट आई एक ऐसे बिल्डर के बारे में जो मीरा रोड में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है और उनके मुतालिक ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह की बातें उनके इन हाउस प्रोजेक्ट में होगी। हम बात कर रहे हैं ओसवाल बिल्डर की। जब हम तक ये बात पहुंची और हम उस शख्स के पास पहुंचे जिस शख्स का ये कहना है कि उनके साथ ठगी हुई है, चीट हुई है, जिनका नाम है मोहम्मद उमर फ़खर। मोहम्मद उमर फ़खर साहब ने 2010 में जब बिल्डिंग की फाइलिंग हो रही थी, दैट टाइम इन्होंने रूम की बुकिंग की और बुकिंग करने के साथ साथ में इतने करीबी ताल्लुकात हो गए थे, इतनी दोस्ती आ रही, इतना याराना हो गया था कि इन्होंने वो तमाम कागजात जो पढ़कर दस्तखत करने थे वो भरोसे पर इन्होंने दस्तखत कर दिए। उस वक्त में इनकी बात हुई थी कि इन्हें जो फ्लैट मिलेगा वो 1005 का एरिया होगा। ये भी खुश थे और हर इंसान इस सोच और इस खुशी में मुब्तला हो जाता है कि चलो मेरा एक घर हो गया और मैं उसकी तैयारी में लग जाता हूँ। लेकिन आगे चलने की बात क्या हुआ, हम खुद चलते हैं मोहम्मद उमर फ़खर साहब के पास और जानते हैं किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा। और बताता चलूँ कि ये बज़ाते खुद पेशे से वकील हैं। एक वकील ये गलती कर सकते हैं कि दोस्ती यारी पे बिना पेपर पढ़े दस्तखत कर दिए। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं से जानते हैं। न्यूज़ इंडिया 9 में मिस्टर फ़खर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी इंफॉर्मेशन है कि आपका कहना है कि आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, तो इसकी इब्तिदा कैसे क्या हुई और आप कैसे पहुंचे वहां पर? मैं एक हमारे यहाँ पर इस इलाके में मोगरापाड़ा दिल्ली में एक दोस्त था मेरा, अली शेख नाम का। तो वो एजेंट है, फ्लैट्स वगैरह डीलिंग करवाता है वो। तो उसने मेरे को ऑफर किया कि भाई एक मिनट में बिल्डिंग बन रही है और उसमें उमर भाई आप बुकिंग कर लो। तो मैं गया क्योंकि उस टाइम जरूरत थी मेरे को, इन्वेस्ट करना था। मैं चला गया वहाँ पर, जाके देखा तो पालिंग वगैरह का काम चालू था। तो उसने बताया कि भाई ये 31 लाख टोटल अमाउंट बताया था फ्लैट का उसने मेरे को, 31 लाख 7,000 समथिंग का। तो मैंने बुकिंग किया उस टाइम में, और उस टाइम में बिल्डर से बात हुई थी कि भाई टोटल अमाउंट जो है वो चेक पेमेंट से ही होगा। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इनिशियल अमाउंट देकर के बुकिंग कर लिया था। बुकिंग हुआ, काम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर मैंने बोला भाई एग्रीमेंट तो रजिस्ट्रेशन हो जाए। उन्होंने बोला जब तक आपको 20% पैसा नहीं होता तब तक एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैं बहुत पैसा लग गया। तो 20% हो गया, 25% हो गया, 30% हो गया। फिर मैं जब गुजारिश करने लगा एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो बोला कि नहीं रुको हो जाएगा, रुको हो जाएगा। आखिर में 50% मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद में फिर जाकर के जब बहुत जद्दोजहद किया तो उन्होंने एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हुआ। कितने साल बाद? करीब 2010 10 में आपने फाइलिंग में हाँ, बुकिंग की थी? 12 में शायद, 12 तकरीबन 12 ही है, 2012। हाँ। तो उस टाइम में जद्दोजहद हुआ। फिर वो बोले कि नहीं अभी आपको एग्री तो हुआ, लेकिन बोले आपको 1 लाख रुपये और कैश देना पड़ेगा। तो बोला भाई 1 लाख कैश किस लिए? तो बोले क्योंकि 1 लाख कैश जो सोसाइटी का खर्चा हम लोग सबसे दिया, आपको भी देना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे साथ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, मैं तो नहीं दूंगा। तो बोला आप नहीं दोगे तो आपका फ्लैट का एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब मैं फिर पशु पेश में पड़ गया। घर पे आया, फिर घर में डिस्कशन किया। तो बोले पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि अब जब इतना दे दिया हम लोग ने तो हमारा तो अटा ही जाएगा पैसा, तो फ्लैट भी पैसे में नहीं आएगा। तो फिर हमने जाकर के फिर दोबारा बात की। तो बोला भाई मैं दूंगा, लेकिन चेक से दूंगा मैं, और उसमें भी कुछ कम करो। तो एग्री किया उन्होंने और 80,000 रुपये मेरे से लिया। लेकिन मैं बोला मैं आपने जब बात की थी तो कितने एरिया की बात आपकी हुई थी? 1,005 उसका, 1005 1005 का बोला था। मेरे को बाकायदा ब्रोशर बताया था। अलॉटमेंट लेटर जो दिया तो उसमें भी 1,005 ही लिखा हुआ था। अच्छा, उसमें 1005 हाँ, मेंशन है? 1,005 मेंशन था उसके अंदर। इवन यहाँ तक है कि जब मैंने पेंशन ले लिया तो बीएमसी का जो मेंटेनेंस का टैक्स का रिसीट आता था उसमें भी एरिया 1,005 लिखा हुआ है। अच्छा, उसमें भी 1005 था। 1,005 उसमें भी लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर मेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। तो मैं दावा मिल गया आपको फिर? पोजीशन मिला मेरे को 2000 तकरीबन तो 2012-13 में शायद मिला। तो पोजीशन आपको 2013? 2013 में मिला मेरे को। तो उसके बाद में मैं पोजीशन में एरिया कितना था? पोजीशन में एरिया 801 ही था। 1005 की 204 एरिया कम मिला, 201 या 204 कम मिला मेरे को। 204 कम मिला। हाँ।
तो फिर आपने जब डिस्कस किया तो क्या रिजल्ट फिर आया? मैं उनके ऑफिस में गया जाकर के, तो उन्होंने बोला कि बिल्डर ने बोला कि भाई मेरे से अभी मैं बिजी हूँ, जाके तुम मेरे मैनेजर से बात करो, सेल्स मैनेजर से। तो परिणीता खारगे करके एक मैडम थी, और उन्हीं से ज़्यादा रास्ता होता था, तो उनसे मैंने बात किया तो बोले नहीं, जो है वो सबके लिए वही है, आपके लिए भी वही है। तो बोला मैडम ये तो चीटिंग हो गया मेरे साथ में। तो मैंने नहीं, चीटिंग कुछ नहीं है, 801 जो लिखा हुआ है वो बिल्टअप एरिया है। तो मैं बोला आपने बिल्टअप एरिया है तो फिर मेरे को 1005 बताता, वो भी तो बिल्टअप ही बताया था मेरे को उस टाइम पे। हालांकि आपने उसमें कुछ लिखा नहीं है अलॉटमेंट लेटर में कि बिल्टअप है, कारपेट है, कि सुपर बिल्टअप है, लेकिन बोला गया था कि ये बिल्टअप है। तो मैं बोला जब बोला गया मेरे को, तो मुझे ये समझा ना कि ये भी बिल्टअप है। तो बोला नहीं, आपको जो करना आप करो, लेकिन इसका अलावा कुछ भी नहीं मिलना। फिर उसके बाद में मैंने कंज्यूमर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर हमारी जानकारी में थाना है कि फिर आपने 2013 में केस किया उनके केस किया ऊपर। उनके यस। ऊपर। हाँ, केस किया, फिर कोविड वगैरह आ गया, बीच में कोर्ट बहुत बंद रहने लगी, 4-4 6-6 महीने का डेट मिलने लगा। फाइनली एक रिजल्ट आपके पास है, कोर्ट का जो जजमेंट आया, तो उस पर आप मुतमईन नहीं थे? जजमेंट जब आया तो उसमें जजमेंट में ऐसा लिखा जज ने कि भाई, पर जो मेरा खर्चा था, कोर्ट ने ये माना, जजमेंट में लिखा हुआ है कि भाई बिल्डर ने गलत किया है, लेकिन जो हर्जाना देना चाहिए था वो कोर्ट ने नहीं दिया। हर्जाना किस चीज का दिया? सिर्फ जो मैंने कोर्ट में खर्चा किया, भागदौड़ किया, केस फाइल किया, उसका खर्चा दिया। बाकी ये हर्जाना मेरे को मिलना चाहिए। यानी जो डिफरेंसेस अमाउंट था स्क्वायर फीट का, वो उसका कोई डिसीजन नहीं दिया? एरिया जो है उसका मेरे को हर्जाना मिलना चाहिए था, 201 स्क्वायर फुट का। तो फिर इसके बाद आप मुतमईन नहीं होने के बाद फिर आप इसको, आपने जजमेंट को चैलेंज किया आपने? मैंने उसको चैलेंज किया, अभी स्टेट कमीशन में मेरा केस फाइल कर दिया मैंने। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक शायद आपने 2013 में फ्लैट बेच भी दिया था। हाँ, बाद में जब मेरे कोविड में क्या हो गया कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ गया था फाइनेंशियली, तो इसके लिए मैंने बेच दिया था, लेकिन केस मेरा बेचने से पहले फाइल किया हुआ। चूंकि आप भी एक पेशे से वकील हैं, हाँ, और आपका ऑलरेडी केस चल रहा था, हाँ, तो क्या रूल ये कहता है कि आप उस फ्लैट को बेच सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि केस ऑलरेडी मेरा फाइल हो चुका था, और उसमें मेरे 2 डिमांड थे, एक तो पार्किंग और एक डेफिनेशन ऑफ एरिया का पैसा। तो मैंने जब केस फ्लैट भेज दिया तो मैंने ये एक पॉइंट जो था वो डिलीट मार दिया, तो पार्किंग का। पार्किंग और जब उसका मैंने भेज दिया तो पार्किंग का सवाल ही नहीं आते। तो मेरा ये इशू जो है वो पक्का है, फ्लैट का हर्जाना मेरे को मिलना चाहिए। तो अभी आपका केस चालू है, रजिस्टर कमीशन में एडमिट किया उन्होंने, एडमिट किया? केस एडमिट किया। बोले इशू क्या है बताया, हमारे जो सीनियर वकील है हमारे, उन्होंने बताया कि भाई डेफिनेशन ऑफ एरिया मेन इशू है, पार्किंग का तो हमने छोड़ दिया क्योंकि फ्लैट बेच चुका हाँ, है। पार्किंग वार्किंग आपने ड्रॉप ही कर दी। डेफिनेशन ऑफ एरिया तो उन्होंने केस एडमिट किया और नोटिस इशू किया उसको, उस पर को। अभी तभी इस नोटिस पर उनके तरफ से कोई वकील आया? 2 तारीख को उनका वकील आया था, तो उसने वकालतनामा भी फाइल नहीं किया, लेडीज थी, तो उसने डेट मांगा जज से। बट एक स्टेप प्रोसेस ऑन हो गया, केस चालू हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से एक एडवोकेट खुद इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत, इतने उम्र होने के बाद और हर चीज़ से वाकिफ होने के बाद भी ये चूक गए, और इन्होंने बिल्डर की दोस्ती और भरोसे पर पेपर चेक नहीं किया और बिना चेक किए साइन किया। आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक चीज़ फरमाई है कि आप तहरीर जो है वो सुन्नत है, और तहरीर के बिना कोई भी काम ना करें। तो हमारी सभी दोस्तों से, हमारी ऑडियंस से, हमारे देशवासियों से ये निवेदन है कि आप सब अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से तिनका जमा करके एक घर खरीदने की कोशिश करते हैं, तो बराए मेहरबानी आप सभी लोग उस पेपर को मुकम्मल तरीके से पढ़ें, और थोड़े से पैसे खर्च करने बचाने के चक्कर में आप किसी की जानकार के पास नहीं जाते हो। आप प्रॉपर इसके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनसे मिलें, उनसे रब्ता कायम करें, तो कम से कम वो आपको बारीकियों से वाकिफ़ और वाकफियत कराते रहेंगे, और आप कहीं भी इस तरह के मामलात में नहीं उलझेंगे। ये फ़खर साहब थे जिनके पास कुछ चीज़ें मौजूद थी, मजबूत थी, तो इन्होंने केस फाइल किया, और एक तरफ से उन्हें बिल्डर का अपना कोर्ट के जजमेंट से मायूस हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको चैलेंज किया। हर इंसान इतना मजबूत नहीं होता, इतना ताकतवर नहीं होता, और माली लिहाज से भी इतना नहीं होता, और यह अपने कारोबार में उलझा होता है। बहरहाल हमारा सफ़र हम यही समाप्त करते हैं। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।